हाँ जी बच्चे, हम स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो ये चैप्टर देखो काफ़ी इजी चैप्टर है, आप लोगों ने अभी किया भी था थोड़ा सा, ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसमें। ठीक है, तो देखो बेसिकली इसमें पढ़ना क्या गया है। इसमें आएंगे बच्चे टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, ये लिखना मत, ठीक है, मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या करना। टाइप्स ऑफ सॉलिड में आपने तो क्या पढ़ा, क्रिस्टलाइन पढ़ा, अमॉर्फस पढ़ा। इसकी ना प्रॉपर्टीज होती हैं, आप लोगों को मैंने 2-3 प्रॉपर्टीज कराई थी, जैसे कि शार्प मेल्टिंग पॉइंट, एनाइसोट्रॉपी, आइसोट्रॉपी। 2-3 और फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो भी हम करेंगे, राइट। फिर इसके बाद ये जो यूनिट सेल होता है बच्चे, आप लोगों को सबको पता है यूनिट सेल क्या होता है। मेरे को बताओ वो जो हम स्टडी कर रहे हैं किसके लिए करेंगे, क्रिस्टलाइन के लिए या अमॉर्फस के लिए, बोलो बोलो। जो यूनिट सेल की हम स्टडी करते हैं वो किसके लिए होता है, क्रिस्टलाइन के लिए या अमॉर्फस? यस बोलो बोलो बच्चे। हाँ जी, क्रिस्टलाइन के लिए। हमने पूरे चैप्टर में अमॉर्फस पढ़ना ही नहीं, पहले ही पेज पे अमॉर्फस खत्म हो जाता है। ठीक है, इसकी जो प्रॉपर्टीज है, जैसे ग्लास है, ग्लास अमॉर्फस होता है ना। तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, जिसका कुछ स्ट्रक्चर ही नहीं है उसको हम नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि इरेगुलर स्ट्रक्चर इसका है ना। इरेगुलर स्ट्रक्चर को आप कैसे पढ़ोगे, नहीं स्टडी कर सकते। तो हम स्टडी करते हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। और एक बात और, ठीक है, एक्चुअल में कोई भी स्ट्रक्चर 100% क्रिस्टलाइन भी नहीं होता। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, कोई भी स्ट्रक्चर 100% क्रिस्टलाइन कोई भी नहीं होता। ठीक है, क्रिस्टल को 100% करने के लिए आपको टेम्परेचर इतना करना पड़ेगा ताकि उसके जो पार्टिकल्स हैं उनका मोशन बिल्कुल सीज हो जाए। ठीक है, वहां पे जाके क्रिस्टलाइन बिहेव 100% क्रिस्टलाइन, राइट। चलो लिखो, पहले लिखो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। राइट डाउन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट, जैसे कि आप लोगों ने किया होगा, जैसे फॉर एग्जांपल गैसेस, गैस को लिक्विड बनाने के लिए क्या करोगे, बन गया लिक्विड सॉलिड बनाया, ओके, ये भी बन गया, राइट। ये रिएक्शन वापस भी आ सकती है, ये भी वापस आ सकती है ना। थर्मल एनर्जी इधर मैक्सिमम होगी, राइट। दो तरह की एनर्जी यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। थर्मल एनर्जी, हाँ जी, ओके वेट, यस, हाँ जी बच्चे, ठीक है। अब फर्क पड़ा, तो देखो जो थर्मल एनर्जी है, ओके बच्चे, जो थर्मल एनर्जी है इधर आते आते कम होएगी या बढ़ेगी? थर्मल एनर्जी डिक्रीज करेगी। गैसेस में थर्मल एनर्जी सबसे ज्यादा होगी क्योंकि गैस के पार्टिकल्स मूव करते हैं। ठीक है, और उसके बाद थर्मल एनर्जी के बाद दूसरा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये जो सॉलिड्स करा रहा हूं ना, इसको हल्के में नहीं लेना, हमें आता है। मैं बहुत सारी ऐसी चीजें बताऊंगा जो इस चैप्टर से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है लेकिन आपको बहुत जगह काम आने वाली है। ठीक है, जैसे कि स्टेट्स ऑफ मैटर। बच्चे मेरा मेन मोटिव समझ लो, मैंने आपको +1 के थोड़े थोड़े कंसेप्ट्स टच करवाने शुरू करने हैं। ठीक है, ताकि आप लोग जेईई मेंस में अच्छा स्कोर करो, राइट। तो जैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, ये टॉपिक बहुत ज्यादा वास्ट है, इसको मैं आपको सारा बताऊंगा कैसे पता लगता है कोई गैस है। जैसे फॉर एग्जांपल H2 Cl2 N2 O2 NH2, है ना। थोड़ा थोड़ा मैंने आपको बताया भी है। जैसे कि आप लोगों को पता है सबको
ये सारे नॉन पोलर है। नॉन पोलर के बीच में जो फोर्स होती है कौन सी होती है? लंडन फोर्सेस, डिस्पर्जन फोर्सेस सबसे ज्यादा वीक होती है, इसलिए ये गैस है। ये भी गैस है लेकिन इसमें डाइपोल फोर्स है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना। तो और क्या क्या होता है वो सारा मैं डिटेल में बताऊंगा धीरे धीरे, ठीक है। तो आपको बहुत बच्चे ध्यान से समझना है, राइट। चलो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस गैस इधर आते आते बढ़ती, ये लिख लो हरिया। हाँ जी, अब मेरी बात सुनो। आप लोग हो गए +2 में, है ना, और +2 ऑलमोस्ट होने वाली है आपकी। तो सॉलिड को डिफाइन मैं कैसे करूं? हम लोग सॉलिड की डेफिनेशन 5th क्लास में आ जाती है, ठीक है। सॉलिड वो होता है जिसकी शेप ना चेंज हो सके, ठीक है। फिक्स वॉल्यूम होता है ना, फिक्स शेप होती है। क्या आपके दिमाग में साइंटिफिक केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? एनीवन सीधा बोल देना, हाथ तक कर देना, कोई भी बोल सकता है, बोलो। आपको क्या लगता है कि सॉलिड की डेफिनेशन क्या हो सकती है? मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको। इसकी डेफिनेशन बतानी है इन टर्म्स ऑफ मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, एज यू विश। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बोलो। सॉलिड्स वो होते हैं, ये मार्कर है, ये किस स्टेट में? किस स्टेट में? सॉलिड। अगर ये थोड़ा सा 200-300 डिग्री पे ले जाओ इसको, मान लो किसी और प्लेनेट पे जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा? मेल्ट हो जाएगा ये, है ना? यस बच्चे, मेल्ट हो जाएगा, बोलो। अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। हाँ, अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर ये मेल्ट होने वाला है। हो सकता है इसके वेपर्स भी बन जाएं, ऐसा भी हो सकता है ना। ये प्लास्टिक एग्जिस्ट ही ना करे, है ना। मैं ज्यादा दूर नहीं जा रहा, मैं सन के पास नहीं जा रहा, क्योंकि सन के पास हम जा ही नहीं सकते, ठीक है। तो वहां पे मैं नहीं जाऊंगा, मैं इधर ही रहूंगा अर्थ पे। तो सॉलिड की डेफिनेशन डिफाइन ऐसी होती है, वो सब्सटेंस जिसका मेल्टिंग पॉइंट हायर देन रूम टेम्परेचर हो, ठीक है। लिखो, ये आपको दिमाग खोलने के लिए लिखवा रहा हूँ, ठीक है। वैसे आपको सब आता है, लिखो। अ सब्सटेंस whose melting point is greater than room temperature, whose melting point is greater than room temperature, exist in, बस ठीक है, यहीं पे छोड़ो। तो इसको बताओ, इसको कैसे डिफाइन करोगे? गैस को, गैस को इन टर्म्स ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन करना है, कौन करेगा? बुक में नहीं मिलेगा, कहीं नहीं लिखा हुआ। मेल्टिंग पॉइंट इज, हाँ। अब मेरी बात सुनो ध्यान, अब मेरी बात सुनो, बिल्कुल सही बोला। अब मेरी बात सुनो, गैस है मेरे पास, ठीक है। गैस का मेल्टिंग पॉइंट की बात नहीं करेंगे, ठीक है। गैस की बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट। हालांकि जो आपने बोला सही बोला, लेकिन बच्चे गैस इस वक्त O2 है यहाँ पे, आपके घर में एयर है, एटमॉस्फेयर है ना। तो एटमॉस्फेयर है वो गैस स्टेट में, इसका मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट भी रूम टेम्परेचर से कम है, और काफी ज्यादा कम है। अगर हम अर्थ पे ही, मैं कहीं किसी ऐसी जगह पे चला जाऊं जहाँ पे टेम्परेचर -30 है, -20 है, तो नो प्रॉब्लम, ऑक्सीजन वहां भी होती है, ठीक है, और गैस फॉर्म में होती है, तो ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा कम होता है, ठीक है। तो ये मैं जनरली लिखवा रहा हूँ, आप लोग छोटा छोटा करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नोट्स बहुत काम आएंगे। गैस वो होती है जिसका बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से कम होता है, ठीक है। लिक्विड क्या होता है? लिक्विड यहां पे बात करते हैं लुधियाना की, ठीक है। इन आवर डिस्ट्रिक्ट H2O is always
इज इन द लिक्विड फॉर्म, राइट। जैसे ही मैं यहाँ पे अगर मैं H2O बोलता हूँ तो दिमाग में लिक्विड आ जाता है, क्योंकि हमने H2O देखा ही लिक्विड है। फ्रिज खोलो तो आइस दिखती है, लेकिन अगर हम ग्लेशियर्स पे चले जाएं उनको पानी नहीं दिखता है ना, उनको आइस दिखती है। तो इसको कैसे डिफाइन करोगे? whose boiling point is, whose melting point is, बोलो। equal to room temperature. ना 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 ना, इक्वल क्यों? whose melting point is less than room temperature and boiling point is more than room temperature। बात समझ आई? बोलो, सबको समझ आया पॉइंट? सर एक बार फिर से रिपीट कर दो। हाँ देखो, H2O का जो मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब कि 0 डिग्री पे मेल्ट हो जाता है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे इस वक्त टेम्परेचर होगा 25 डिग्री, ठीक है। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज लेसर देन रूम टेम्परेचर, ठीक है। और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 है, वो हायर देन रूम टेम्परेचर है। आया समझ? गॉट माय पॉइंट? यस, Yes, sir. ओके। ये सारी चीजें आपका दिमाग खोलने के लिए, ठीक है। आपको बहुत अच्छा चैप्टर है ये। चलो आगे लिखो, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। राइट डाउन क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं बहुत सिंपल से पॉइंट्स हैं, ये सारे आपको समझ आ जाएंगे, मैं आपको लिखवाऊंगा नहीं, ठीक है। आपको खुद करना है। लिखो, solids can be classified, solids can be classified on the basis of nature of order, on the basis of nature of order present in the arrangement of constituent particles, arrangement of constituent particles, arrangement of constituent particles। ब्रैकेट में लिखो बच्चे, constituent particles कौन कौन से हो सकते हैं? ओके, solids can be classified on the basis of nature of order present in the arrangement of constituent particles, in the arrangement of constituent particles। ब्रैकेट में लिखो बच्चे, atoms, ions और मॉलिक्यूल, कॉमन डाल के लिखो मॉलिक्यूल्स, ब्रैकेट क्लोज। into two types as crystalline solids, first crystalline solids, second amorphous। क्रिस्टलाइन की डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है, जगह छोड़ देनी है उसकी, अभी मत लिखने बैठ जाना बुक में से, टाइम नहीं दूंगा मैं अभी। और उसका स्ट्रक्चर जो होता है ऑर्डर अरेंजमेंट होता है। क्या होता है? ऑर्डर अरेंजमेंट, ठीक है। अमॉर्फस में ऐसा नहीं होता। आप लोग बच्चे, इसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, ठीक है, लॉन्ग रेंज तक ऑर्डर रिपीट होता है, और अमॉर्फस में क्या होता है? शॉर्ट ऑर्डर अरेंजमेंट होता है, मतलब कि थोड़ा सा ऑर्डर लगेगा कि क्रिस्टलाइन की तरह, लेकिन बाद में खराब हो जाता है, ठीक है। समझ आ गया बच्चे? एक बार बोल दो यस सर, जय माता दी बोल दो, चले आगे। Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके, आगे बच्चे, आगे हमारे पास इसके आते हैं डिफरेंस। देखो, जगह छोड़ दो, क्रिस्टलाइन की जगह छोड़ दो, 5 लाइनें इधर 5 लाइनें इधर, बुक में से लिखना है। बहुत कॉमन सी चीजें हैं, ये सब हम नहीं करेंगे, अच्छा लिखवाऊंगा नहीं मैं। Now write down difference between crystalline and amorphous solids. Difference between crystalline and amorphous solids. First लिखो, characteristic geometry। फर्स्ट लिखो कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्री, वही पहला पॉइंट वही आ गया, डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। तो क्रिस्टलाइन में ऑर्डर अरेंजमेंट होता है,
ठीक है, और अमॉर्फस में नहीं होता, राइट। सेकंड पॉइंट, आप लोगों को कुछ नहीं करना, बुक में से एक एक दो दो लाइन लिखनी, सारा मत उतारना, मैं अभी कह रहा हूँ, ठीक है। नो नीड, किसी को नहीं दिखाना, आपने अपने लिए पढ़ना है। जितना लगेगा कि हाँ ये ऑर्डर अरेंजमेंट है, वो लाइन लिख ली बस, बहुत इनफ है, ठीक है। आपने देखा होगा ये पेपर में कौन सा आता है, सीधा थोड़ी ना आ जाएगा लिखने के लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो, कभी भी नहीं आएगा, राइट। नाउ सेकंड, मेल्टिंग पॉइंट्स। मैंने ये आपको बहुत डिटेल में नहीं समझाया था, आज मैं थोड़ा सा समझाऊंगा डिटेल में। आज हमारे पास टाइम है, पेपर खत्म हो गया अभी भी। देखो, क्या कोई एक्सप्लेन कर सकता है क्रिस्टलाइन का मेल्टिंग पॉइंट शार्प क्यों होता है? Why crystalline solids have sharp melting point? Anyone? Anyone? Because Because they are symmetric. because They are symmetric. हाँ सिमेट्रिक होते हैं, उससे क्या होता है? सिमेट्री होने से क्या होगा? एरिया थोड़ा कम लगेगा। ना, उसका शार्प से कोई लेना देना नहीं। अब मेरी बात सुनो, एक तरफ ये, एक तरफ ये, हाँ जी, सर डेफिनेट ज्योमेट्री होती है आपकी। हाँ बच्चे बोल दिया, वो वही पॉइंट बोला बच्चे ने कि सिमेट्री होती है, डेफिनेट सिमेट्री होती है, बिल्कुल सही। अब मेरी बात सुनो, उससे होता क्या है? डेफिनेट सिमेट्री होने से क्या होता है? देखो, फोर्स हर पार्टिकल में सेम होती है। हाँ, यहाँ पे इनकी जो स्ट्रेंथ है वो इक्वल होती है, तो इनको तोड़ने के लिए इक्वल एनर्जी चाहिए। तो अगर कोई मान लो सॉलिड 200 डिग्री पे मेल्ट होता है ना, तो 199.9 पे भी इसमें थोड़ी सी भी सॉफ्टनेस भी नहीं आएगी, ये एकदम से कोलैप्स होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो ये टूटेगा, थोड़ा सा मेल्ट होगा जैसे प्लास्टिक होता है, ठीक है, धीरे धीरे मेल्ट करके धीरे 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 फिर ये टूटेगा, फिर जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है वो टूटेगा, ऐसे, ठीक है। चलो, इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है बिकॉज ऑफ डेफिनेट सिमेट्री, बिकॉज ऑफ सिमेट्रिकल सिमेट्री, जैसे जो मर्जी लिख लो, आपको ये पढ़ना है और बुक में से जो लाइनें पसंद आएंगी वो लिख लेंगे, ठीक है। करो नो, लिख लो क्रिस्टलाइन हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, क्रिस्टलाइन हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, शार्प। Isotropy and anisotropy, this point is very important. ये पॉइंट क्लियर होएगा, है ना? बोलो, चलो मैं बता देता हूं, थोड़ा बड़ा मन। आप लोगों ने ऑप्टिक्स पढ़ा है अभी अभी, तो अगर मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, कोई प्रॉपर्टी मेजर कर रहा हूँ, कंडक्टिविटी मेजर कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी थोड़ा सा पढ़ लिया अब तो इसमें कितनी रुकावटें आ रही हैं? अलग-अलग आएंगी, है ना, हर डायरेक्शन में अलग-अलग रुकावटें आएंगी, इधर कुछ भी नहीं है, इधर तीन तीन है ना, तो कंडक्टिविटी हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, हर डायरेक्शन में अलग-अलग रहेगा, राइट। तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एनाइसोट्रॉपी, राइट। अब आइसोट्रॉपी क्या है? अगर ये रैंडमली पढ़े, समझाने के लिए कर रहा हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है। तो इसमें अगर किसी भी डायरेक्शन में बच्चे आप मेजर कर लो प्रॉपर्टी, तो ऑलमोस्ट सेम एटम्स ही आएंगे, है ना, सेम एटम उसके साथ टकराएंगे जो भी प्रॉपर्टी आप मेजर कर रहे हो। तो इसका मतलब इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कंडक्टिविटी, वो प्रॉपर्टीज क्या रहती हैं? सेम। समझ आया पॉइंट? बोलो बोलो भाई। आपकी वीडियो को कॉल होगी। वीडियो और फोन आ जाओगा, वेट, कोई बात नहीं। हाँ जी, अब देखो दोबारा बोल देता हूँ। हाँ जी बच्चे, क्लियर है, दिख रहा है? हाँ जी सर। ओके ओके, तो मैं बच्चे बोल रहा था, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि क्रिस्टलाइन के केस में प्रॉपर्टीज हर एक डायरेक्शन में नंबर ऑफ एटम जो स्ट्राइक कर रहे हैं, जो भी
ठीक है, तो वो अलग अलग है, तो उसको बोलते हैं एनाइसोट्रॉपिक। ठीक है, अमॉर्फस में क्या होता है, जैसे मैं इस डायरेक्शन में नाप रहा हूं तो सेम नंबर ऑफ एटम्स टकरा रहे हैं, कंडक्टिविटी हो गया, रिफ्रैक्टिवनेस हो गया, तो ऐसी प्रॉपर्टीज होंगी वो सेम होती हैं हर डायरेक्शन में। ठीक है, आया समझ? बोलो यस सर। Yes, sir. ओके, इसमें मैं आपको एक लाइन लिखवा देता हूँ, लिखो सच सब्सटेंसेस, सच झूठ नहीं बोलना किसी ने, ठीक है, लिखो सच सब्सटेंसेस which have physical properties different in different directions are called anisotropic. हाँ जी, अब हम आगे चलते हैं। और जो क्रिस्टलाइन होते हैं वो एनाइसोट्रॉपी शो करते हैं, राइट? लिख लो 10, इसी के साथ लिख लो 10 क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस आर एनाइसोट्रॉपिक। क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस आर एनाइसोट्रॉपिक, ठीक है। बच्चे मॉर्फस का खुद लिख लेना, ठीक है, which have physical properties same in different directions, right? चलो, now fourth point, yes? Info कटिंग जरूरी है। हाँ जी, एक मिनट रुको। फोर्थ पॉइंट लिखो बच्चे। Write down fourth point, that is cleavage. इसमें एक लाइन है, मैं लिखवा देता हूँ। इसमें जो क्लीवेज होता है, जैसे हम अगर कट करते हैं तो प्रॉपर कट होता है, ठीक है, लेकिन अमॉर्फस में क्या होगा, कट प्रॉपर नहीं लगेगा, ठीक है, इसमें सीधा कट लगेगा, उसमें सीधा कट नहीं लगेगा, कट थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाएगा, राइट? देखो, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कैन बी क्लीव्ड along definite planes. Crystalline solids can be cleaved along definite planes. When cut with a sharp knife, line follow them, write down. When cut with a sharp knife, they split into two pieces. And the newly generated surfaces are plain and smooth. और अमॉर्फस में ऐसा नहीं होता, राइट? बच्चे, क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस और अमॉर्फस का जो है डिफरेंस बुक में दिया हुआ है, वो आपकी नोटबुक पे आ जाना चाहिए, ठीक है, एक बार डिफरेंस लिख लेना। इसके बाद लिखो नेक्स्ट यूजेस ऑफ अमॉर्फस सॉलिड्स। यस, सारे पॉइंट लिखते हैं। हाँ बच्चे, मैंने लिखवा दिए सारे, कर लेना, 7 पॉइंट है। याद नहीं करने, ये याद करने के लिए नहीं होते, ये आप पढ़ोगे ना, आपके माइंड में बहुत अच्छा आएगा कि हाँ ये प्रॉपर्टी भी हो सकती है ना, तो आप लोग कुछ सोचोगे, आपका फायदा होगा। राइट डाउन, ओके, राइट डाउन नेक्स्ट यूजेस ऑफ अमॉर्फस सॉलिड्स। यूजेस ऑफ अमॉर्फस सॉलिड्स, अब देखो जैसे यूजेस हैं, ये हो सकता है एमसीक्यूज टाइप में आ सकता है, ठीक है, देखो अमॉर्फस सॉलिड्स सच एज ग्लास, प्लास्टिक एटसेट्रा find many uses in our daily life.
find many uses in our daily life. फर्स्ट पॉइंट लिखो, inorganic glasses are used. Inorganic glasses are used in constructions. Inorganic glasses are used in constructions, houseware, laboratory wear, etc. Houseware, laboratory wear, etc. Write down second. Hurry up, बच्चे, hurry up. Second point is very important. Write down amorphous silicon. Amorphous silicon is the best photovoltaic. Is the best. Sorry. Is the best photovoltaic material. Is the best photovoltaic material for converting the sunlight into electricity. ब्रैकेट में लिख लो in photovoltaic cells. ब्रैकेट में लिखो in photovoltaic cells. हाँ जी. Amorphous silicon is the best photovoltaic material for converting the sunlight into electricity. Right? Now write down third point. Rubber is also an amorphous solid. Rubber is also an amorphous solid which is used in making tires, shoe soles, etc. Right? Sole के spelling SOLE लिखना, ठीक है? SOLES. Right? Now write down last point. लास्ट में लिखने की जरूरत नहीं है. अब मेरी बात सुनो. With this lecture is over और कल के लेक्चर में हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स.